यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने आज एक फुटेज जारी किया है। फुटेज में दिख रहा है कि सी ड्रोन्स जिसको यूक्रेन ने भेजा था वो रसिया के वारशिप को हिट कर रहा है और हिट करने के बाद जो वारशिप है वो उलट गया है, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और पानी में डूब गया। ये फुटेज में दिख रहा है। और तो ये ब्लैक सी के इलाके में स्टेशन कर रखा था रसिया ने और यहाँ वहाँ पर ये पेट्रोलिंग करता था। तो यूक्रेन को आज ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, उसने ड्रोन के माध्यम से इस वारशिप को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये एक एग्जांपल है यूक्रेन की जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, जिस तरह से वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है लड़ाई में, चाहे वो हवा में उड़ने वाले ड्रोन हो या फिर जो पानी के नीचे से निकलने वाले ड्रोन हो, दोनों का काफ़ी वो इस्तेमाल कर रहा है। दोनों में ही वो काफ़ी लड़ाई में उसका इस्तेमाल करके उसको यूक्रेन अपने बेनिफिट में इस्तेमाल कर रहा है इन चीज़ों को, और उसको सफलता भी मिल रही है। तो यहाँ पर जो इलाका है, ये ब्लैक सी का जो इलाका है, यहाँ पर क्रीमिया पड़ता है जिसको रसिया ने कब्जे में ले रखा है। तो रसिया ने यहाँ पर काफ़ी सारे वारशिप लगाए हुए थे जब लड़ाई शुरू हुई थी। तो यहाँ से रसिया वारशिप के रास्ते से क्रीमिया से जो यूक्रेन जिन क्षेत्रों में रसिया ने कब्जा कर रखा है यूक्रेन वाला, तो वहाँ तक ये वारशिप से सप्लाई को पहुँचाता है, जिनको दोनेस्क भी कहते हैं। उन क्षेत्रों तक ये क्रीमिया से वारशिप से सप्लाई निकलती है। तो यूक्रेन ने पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रहा है कि वो उसका जो अटैक हो रहा है यूक्रेन का, वो क्रीमिया के इलाके में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। यूक्रेन की रणनीति है कि वो क्रीमिया के इलाके में अटैक करेगा ताकि जो रसिया की जो वारशिप है उसको यहाँ से हटाया जाए इधर के इलाके से। और उसको सफलता मिली है। पिछले महीने भी उसने अटैक किया था, रसिया का एक वारशिप क्रीमिया में स्टेशन था, उसके ऊपर भी उसने मिसाइल अटैक किया था। तो मिसाइल अटैक के कारण वो वारशिप डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर उसके बाद रसिया ने कुछ अपने वारशिपों को हटा दिया था क्रीमिया के इलाके से। तो आज एक और सफलता है यूक्रेन को मिली है। चाइना ने डिमांड किया है यूक्रेन से कि जो यूक्रेन है वो कुछ कंपनी है चाइना की जिसको यूक्रेन ने ब्लैक लिस्ट में शामिल कर रखा है। तो चाइना गवर्नमेंट चाहती है कि इन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाला जाए। चाइनीज़ के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन नहीं निकालता है कंपनियों को ब्लैक लिस्ट से बाहर तो कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये ब्लैक लिस्ट आखिरकार क्या है? ये ब्लैक लिस्ट यूक्रेन ने इसको जारी की थी जब से लड़ाई शुरू हो रही है। तब से वो कंपनियां जो रसिया के साथ बिजनेस कर रही है उनको यूक्रेन ने ब्लैक लिस्ट में शामिल करा हुआ है। इसमें केवल चाइना की कंपनी नहीं है बल्कि अमेरिका की भी कुछ कंपनी और दूसरे देशों की भी कंपनी है। टोटल मिला के यूक्रेन ने 48 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर रखा है, जिनमें से 14 कंपनी चाइना की है। जैसे कि ये कंपनियां रसिया वार एफर्ट में रसिया को बेनिफिट पहुंचा रही है क्योंकि रसिया के साथ बिजनेस कर रही है, तो बिजनेस का फ़ायदा रसिया लड़ाई में लगा रहा है। अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना के जो संबंध है वो रसिया के साथ काफ़ी नज़दीकी संबंध है। और चाइना ने अभी तक जो रसिया का इन्वेजन हो किया था उसने यूक्रेन में, उसको अभी तक चाइना ने कंडमनेशन भी नहीं किया है। लेकिन रसिया का साथ भी नहीं दे रहा है इस समय चाइना। रसिया को किसी भी प्रकार का अभी तक वेपन्स चाइना की तरफ से नहीं पहुंचा है। तो चाइना जो गवर्नमेंट है उसका जो अभी देखने को ये मिल रहा है कि उसका जो रवैया है वो न्यूट्रलिटी कह सकते हैं हम उसको, न्यूट्रलिटी उसने अपना रखी है। और चाइना चाइना ने अभी उसने कुछ दिन पहले कहा था कि वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के समर्थन करता है। किसी भी देश की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका वो समर्थन करता है। यानी कि वो ये इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि जो यूक्रेन की जो सीमा रही है लड़ाई शुरू होने से पहले उसका हम सम्मान करते हैं। तो यूक्रेन चाहता है कि चाइना को अपने पक्ष में लाया जाए। उसने पिछले महीने में जो एनएसए समिट हुआ था तो उसमें जो चाइना के एनएसए नहीं पहुंचे थे उसको यूक्रेन ने किया था उस समिट को, ताकि दुनिया भर के जो देशों में यूक्रेन के प्रति समर्थन लाया जाए। तो फिर यूक्रेन ने दोबारा से समिट बुला रखा है, उसमें चाइना के जो राष्ट्रपति है जी जिनपिंग, उनको भी बुला रखा है। रसिया ने आज के दिन यूके और अमेरिका सरकार के ऊपर आरोप लगाया और आरोप ये है कि यूके में इस समय अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स को स्टेशन करना चाह रहा है। तो इसी को लेकर स्टेटमेंट रसिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर रुएबेनोव का रखा है। ये कहते हैं कि जो ये रणनीति चल रही है इन दोनों देशों के बीच में, ये हमारे देश को ये एस्केलेशन करना चाह रही है। यहाँ पर इस क्षेत्र में एस्केलेशन करने की ये कोशिश हो रही है इन दोनों देशों की तरफ से। अभी खबर आई थी कुछ दिन पहले कि जो यूके में है, यूके यानी ब्रिटेन में अमेरिका न्यूक्लियर वेपन को स्टेशन करना चाह रहा है। और इसका अभी तक दोनों देशों ने इसको अभी इस रिपोर्ट के बारे में अभी ना तो उन्होंने इसका सर्टिफाई किया है रिपोर्ट को, ना तो उन्होंने पुष्टि की है, ना इसको डिनाई किया है।
तो अभी दोनों देश चुप है, लेकिन जो इधर की मीडिया है उस बात को कह रही है कि जल्द ही यहाँ पर यूके के एक इलाके में अमेरिका की न्यूक्लियर वेपन्स स्टेशन होने वाले हैं। अगर अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन यूके में आ जाते हैं तो 2008 के बाद ये पहला मौका होगा जब अमेरिका यूके में अपना न्यूक्लियर वेपन को स्टेशन करेगा। इससे पहले 2008 से पहले भी अमेरिका के वेपन थे यूके में। तो 2008 के बाद जो स्थिति थी यूरोप में काफ़ी सही हो गई थी, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं लग रहा था। तो यूके ने फिर इसको वेपन्स को अमेरिका को वापस सौंप दिया था। लेकिन जब से यूक्रेन में लड़ाई शुरू हुई है तब से ऐसा लगता है कि यूरोप में इस समय जो कभी भी लड़ाई फैल सकती है, रसिया या फिर रसिया कर सकता है अटैक दूसरे देशों में, या फिर जैसे रसिया कह रहा है कि दूसरे देश रसिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो जो भी होगा, लेकिन एक चीज़ ये पक्का है कि एस्केलेशन हो सकता है कभी भी। तो इसके लिए तैयारी यूके कर रहा है और उसने अमेरिका से कहा था कि आप हमारे देश में न्यूक्लियर वेपन्स को स्टेशन कीजिए। तो इसी के ऊपर रसिया के आज डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर यूके को ऐसा लगता है कि अगर हम इससे घबरा जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। और रसिया की बात की जाए तो रसिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो रसिया में है, और साथ में जो बेलारूस रसिया का पड़ोसी देश है वहाँ पर भी रसिया ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को स्टेशन कर रखा है। तो कुल मिला के रसिया के जो न्यूक्लियर वेपन है वो केवल अपने देश और बेलारूस में शामिल है, जबकि जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स है वो यूरोप में कई देशों में शामिल है, लगभग 6 देशों में शामिल है। और टोटल मिला के 100 न्यूक्लियर वेपन्स यूरोप में अमेरिका ने लगा रखे हैं। तो जिन देशों में अमेरिका ने वेपन्स भेजे हुए उनमें जर्मनी शामिल है, तुर्की शामिल है, इटली शामिल है और कुछ देश शामिल है। तो क्योंकि ये नेटो का मेंबर है सबके सब, तो इस हिसाब से जो अमेरिका है वो इन देशों में न्यूक्लियर वेपन्स को भेज सकता है। लेकिन इन वेपन्स को किस हिसाब से इस्तेमाल करना है वो केवल अमेरिका जो सरकार है उसी के पास पावर है। कल के दिन खबर आई थी कि यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के लिए 50 बिलियन यूरो की जो हेल्प है उसको उन्होंने राजी कर दिया, उसको इश्यू कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है यूक्रेन के लिए। लेकिन इसमें एक रोड़ा जो बन रहे थे कुछ महीनों से, जो इसको पास नहीं होने दे रहे थे, वो तो विक्टर ऑर्बन जो कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर है। वो इसमें लगातार दिसंबर में उन्होंने वीटो लगा दिया था। तो उनका ही डर लग रहा था, लोगों को लग रहा था, जो यहाँ यूरोपियन यूनियन के लीडर है उनको लग रहा था कि हो सकता है कि कल के दिन भी विक्टर ऑर्बन वीटो ना लगा दे। लेकिन विक्टर ऑर्बन को समझाने की कोशिश की गई और उनको धमकाने की भी कोशिश की गई। जैसे कि विक्टर ऑर्बन को कहा था कि अगर विक्टर ऑर्बन अगर समर्थन नहीं करेंगे तो फिर विक्टर ऑर्बन जो देश है उनका हंगरी, उसके ऊपर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि हंगरी को जो उसकी इकोनॉमी है उसको डैमेज किया जा सकता है, और साथ में जो हंगरी का राइट होता है, राइट टू वोट, वो भी उससे छीना जा सकता है। तो लगता है कि ऐसा कुछ धमकाने के बाद विक्टर ऑर्बन तैयार हो गए। तो विक्टर ऑर्बन ने कल के दिन कहा है कि उनकी विक्ट्री हुई है, वो कहते हैं कि मेरी जीत हुई है। और जो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए थे, अमेंडमेंट के लिए उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जो पैसा है ये हर साल इसके ऊपर वोट होना चाहिए। तो क्योंकि उनकी कुछ बातों को कल मान लिया गया था, तो उसी को लेकर वो अपनी जीत बता रहे, वो कह रहे कि जो मैं कहना चाह रहा था मेरी बात मान ली गई। लेकिन जो उनकी बात मानी गई वो उसकी कोई पावर नहीं है। जैसे कि जो उनके जो सुझाव है जिनको माना गया है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर जैसे कि उनका एक सुझाव था कि हर साल यूक्रेन की जो फंडिंग है उसके ऊपर वोट होना चाहिए, तो हर साल डिबेट होगी लेकिन वोट नहीं होगा, ये पास किया गया है। ये जो प्रस्ताव है इसमें ये बात कही गई है। तो जो वोट की पावर वो कह रहे थे हर साल के लिए, वो उनकी बात नहीं मानी गई, बल्कि उसके स्ट्रक डाउन करके उसकी जगह में डिबेट को रख दिया गया। यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है चार्ल्स माइकल, उन्होंने कल के दिन जो ये हो गया था पास यूरोपियन यूनियन में, जब यूक्रेन के समर्थन में बिल पास हो गया था, तो उन्होंने इसको मूवमेंट ऑफ यूनिटी बताई। उन्होंने कहा 27 के 27 देशों ने मिलकर इसको पास कराया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये पास होने के बाद अब हो सकता है कि अमेरिका का तरफ से भी पैसा पास हो जाए, क्योंकि अमेरिका के सीनेट में इस समय लगभग $50 बिलियन का पैसा यूक्रेन के लिए जारी करना है, उसे अभी तक रुका हुआ है सीनेट में, अभी वो पास नहीं हो पा रहा है। तो माइकल बोले कि हमने जब पास कर दिया तो हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से भी अब पास हो सकता है। और वो आगे कह रहे हैं कि अमेरिका के जो टैक्स पेयर है वो अब तैयार हो जाएंगे इस चीज़ के लिए। सीनेट में जो बिल है उसको जो सीनेटर है वो तैयार हो जाएंगे उसको पास कराने के लिए। और उन्होंने इसलिए ही कहा है क्योंकि अभी तक अमेरिका ये कह रहा था कि केवल अमेरिका ही सरकार सब कुछ झेल रही है, जो भी पैसा यूक्रेन को जा रहा है वो अमेरिका की तरफ से जा रहा है।
तो इसी को लेके अमेरिका में इस समय कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यूक्रेन को अब पैसा नहीं देना चाह रहे। वो कह रहे हैं कि पहले जो यूरोप है उसको भी कुछ करना चाहिए। तो जब कल के दिन यूरोप ने जारी कर दिया 50 बिलियन यूरो, तो अब फिर अमेरिका अब तैयार हो जाएगा, ये उनका कहना है। तो माइकल कह रहे कि अब क्योंकि हम यूरोप ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा दिया है और हमने ये दिखा दिया कि हम क्रेडिबल पार्टनर है, तो अब अमेरिका भी तैयार हो जाएगा। और ओलेफ शोल्स जो जर्मनी के चांसलर है, उन्होंने भी कहा था कि कल के दिन कहा था उन्होंने कि अब जो बाइडेन के लिए रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि जो बाइडेन कोशिश कर रहे हैं कि सीनेट में किसी तरीके से पास कराया जाए। तो उनका कहना है कि अब जो बाइडेन के लिए रास्ता आसान हो सकता है।